हेलो फ्रेंड्स, ये सेकंड क्लास है केमिस्ट्री का। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें एटॉमिसिटी, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मैटर, एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री। अब सेकंड क्लास में हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, और जब पीरियोडिक टेबल थर्ड या फोर्थ चैप्टर में करेंगे तब डीपली जानेंगे इसको। ठीक है, इसलिए चलो शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल। इतने ज्यादा एलिमेंट्स हैं तो इसे याद करने के लिए कुछ ना कुछ तरीका होना चाहिए। ठीक है, ये जो फर्स्ट दो ग्रुप है इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, इधर बीच वाले को बोलते हैं डी ब्लॉक, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक, और नीचे वाले को एफ ब्लॉक। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स जस्ट लाइक योर हाउस। ओके, सबका अपना एक तरीका होता है याद करने का। तो जो एस ब्लॉक है उसका ट्रिक क्या है? हलीना का रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम। नेक्स्ट है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, रेडियम। क्या याद हो जाएगा? 4 बार लिखोगे, 4 बार पढ़ोगे, बोलोगे तो हो जाएगा। ये है एस ब्लॉक। क्या है ये? एस ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में आते हैं। पी ब्लॉक, बोरा या बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ओके, कहे शिव जी सुने पार्वती, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। ओके, नेक्स्ट है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीनोमी, बिस्मथ। ठीक है, ओ शशि टीपो, ऑक्सीजन, एक शशि नाम का लड़का है वो बंदूक लिए हुए ऐसे, ओ शशि टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम। ओके, नेक्स्ट है फिर कल बाहर आई आरती, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। फिर कल बाहर आई आरती। यहाँ हीलियम है। क्या है यहाँ पे? हीलियम। इसका है हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना, जेरोक्स, रंगीन, रेडन, रंगीन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। क्या पी ब्लॉक क्लियर होगा? याद हो जाएगा? कल तक याद नहीं, वो एक सप्ताह में याद हुआ कम से कम। ठीक है, अब नेक्स्ट है डी ब्लॉक। क्या है नेक्स्ट? डी ब्लॉक। ये सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फिर कोई नया कूट जमाएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ऐसे बोलना है, घर पे जाके लिखना है और बोलना है, कंफर्टेबल होना है। नेक्स्ट है यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आग बुझ जा, इट्रियम, जीरोकियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्टेनियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। नेक्स्ट है ला हफ्ता, एक गुंडा है, ठीक है, मवाली है, वो हफ्ता मांगने जा रहा है बाजार में। ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। ओके, लुटेटियम, हैफनियम, टैंटलम, टंगस्टन, रेहेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी। अभी इतना ही याद रखना है। ये एस ब्लॉक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब। क्या एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक याद होगा? ठीक है, अब देखो, कोई भी चीज तुम कर रहे हो तो उसमें तुम ऑब्जर्वेशन स्किल लाओ अपना। ये जो ऐसे, ये जो अलग अलग कलर में है ऐसी तो नहीं है। ठीक है, इसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ नॉन मेटल्स देखेंगे। अगर नॉन मेटल्स देखेंगे तो मेटलॉइड और मेटल्स अपने आप दिखने लगेगा। ओके, देखो, कोई मान लो तुमको लिखवा दिया कि ठीक है, नॉन मेटल्स कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन, सेलेनियम, हाँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन लिखवा दिया और ये बोला रट के आओ। और कोई तुमको ऐसे पीरियोडिक टेबल में दिखा रहा है कि पी ब्लॉक में कार्बन क्या है? नॉन मेटल। फिर कार्बन के आगे वाले ग्रुप में 2 क्या है? नॉन मेटल। फिर उसके आगे 3 क्या है? नॉन मेटल। फिर आगे ये 5 क्या है? और फिर ये पूरा का पूरा 6 क्या है? नॉन मेटल। तो क्या ये क्लियर हुआ कि पी ब्लॉक में कार्बन से आगे बढ़ेंगे और इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो वो नॉन मेटल्स होंगे। क्या ये याद करना पड़ेगा? बोलो, क्या ये इतना डिफिकल्ट है? अब मेटल्स के पीछे वाले, जस्ट एक पीछे, वो होते हैं मेटलॉइड। जैसे कार्बन के पीछे 1, ठीक, फिर इसके बाद 2 2, ये क्या है? मेटलॉइड्स।
क्या ये याद रहेगा? पहले नॉन मेटल, फिर नॉन मेटल के पीछे एक, कार्बन के पीछे ये जो ये है बोरोन, वो मेटलॉइड है। फिर कार्बन के नीचे मतलब एक के बाद फिर इसके नीचे दो, फिर दो, 1 2 2, क्या है ये? मेटलॉइड्स। और कार्बन से आगे बढ़ेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो क्या है? नॉन मेटल। अब बाकी सब क्या है? मेटल्स। ओके, तो अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि चलो एक मेटल का एग्जांपल दो, तो क्या तुम इसमें से कोई एक नहीं बोल सकते हो? ये सोडियम, क्या ये पोटेशियम, ये सब मेटल है। मैं बोलूं नॉन मेटल बताओ, ये ऑक्सीजन। हाँ, समझ में आया? तो ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ाना है इससे। ओके, आगे बढ़े। अब हम लोग जो कल पढ़े थे उससे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये AZT इज यूज फॉर व्हाट, सिखाए थे ना कि ये ए से शुरू हो रहा है, ये से शुरू हो रहा है, तो ये क्या है? एड्स को ट्रीटमेंट में काम आता है। ठीक है। Which of the following environment is environmentally hazardous refrigerant responsible for ozone depletion in atmosphere? Depletion in stratosphere. स्ट्रेटोस्फेयर में कौन सा, इनमें से कौन सा है जो डिप्लीट करता है, जो उसमें होल बनाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCS। कल के क्लास में किए थे ये सब हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल फर्टिलाइजर? ये सब है, यूरिया भी है, सोडियम भी है, अमोनियम फॉस्फेट भी है, ये भी पढ़े थे फर्स्ट क्लास में। ओके, उसी से बना हुआ है ये सब। कैंसर थेरेपी में कौन कौन से काम आते हैं? द टू इफेक्टिव ड्रग्स व्हिच एक्ट एज अ लाइफ सेविंग ड्रग्स फॉर कैंसर थेरेपी एंड एड्स विक्टिम। देखो फिर से एड्स आ गया, तो जहां ए से आया है वहां पे ए से ही शुरू होगा, AZT। कहां पे AZT? यहां है, तो ये सही होगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू कैंसर थेरेपी। क्या केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट किया है कैंसर थेरेपी में? हाँ, किया है। नेक्स्ट, रीजन इसका दिया है सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल आर ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। हाँ, सही है। तो इसका असर्शन भी सही है, रीजनिंग भी सही है। सॉरी, एक मिनट, हाँ ठीक तो है। मुझे ये कहां से टिक हो गया? ओके, आगे बढ़े। अब व्हाट इज मैटर? वही चीज लिखा हुआ देखो, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ओके, जैसे कि देखो ये ग्लास, पेन, कैमरा, एयर। एयर मैटर है, पता है ना क्यों? क्योंकि एयर का भी तो कुछ मास है और वो ऑक्यूपाई कर रहा है वॉल्यूम। फोन, चेयर, बैग, ये सब क्या है? मैटर। अब एक बात बताओ, क्या ये सब मैटर है? इमोशंस, कोई हंस गया, किसी को किसी से प्यार हो गया, क्या ये मैटर है? वो तो फीलिंग है, कि स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड। साउंड जो हम बोल रहे हैं, जो तुम्हारे पास आवाज जा रहा है, क्या वो मैटर है? नहीं। ठीक है। लाइट, एनर्जी, ये सब एक स्टेट है, एक वाइब्रेशन हो रहा है मान लो, ये मैटर नहीं है। ओके, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। और तुमको कभी ऐसा लगे कि नहीं यहाँ पे वाइब्रेशन है तो वहां भी पार्टिकल्स होना चाहिए, तो तुमको जो एनसीईआरटी बोल रहा है वही मानना है। वो बोल रहा है कि नहीं भाई, साउंड को मैटर नहीं मानते हैं, तो साउंड को मैटर नहीं मानते। उतना दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन बनाना, जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म करते हैं। विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मैटर? मैटर का एग्जाम्पल कौन नहीं है? क्या पेन मैटर है? एयर मैटर है, वाटर भी मैटर है, तो साउंड मैटर नहीं होगा। मतलब ये सही होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हाउ मेनी स्पीसीज इज एग्जाम्पल ऑफ मैटर? हीट, साउंड, एयर, वाटर, वायर, सन। किसी भी देखो इसमें, और मेमोरीज, तुमको 3 साल पहले कोई मेमोरी याद है, क्या वो मैटर होगा? उसका कोई स्पेस है, कोई ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस, और क्या कोई मास है? नहीं ना, तो ये मैटर नहीं है। ठीक है। कोई एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, टेंजिबल थी, जिसको तुम छू सको या देख सको, या उसका कुछ मास हो। फोन का कोई मास है है ना? फोन का मास देखो, ये समझ में आ गया मैटर वैटर ये सब। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में जो मैटर है वो 5 स्टेट में होता है, जिसमें तुमको 3 स्टेट ही पढ़ना है। सिलेबस में हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस है, लेकिन जान लो कि प्लाज्मा भी क्या होता है और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट भी क्या होता है। ओके, हो सकता है कि बहुत बाद में कुछ समय के बाद इसको भी इंक्लूड किया जाए। तो मैटर तो तुम्हारे इस दुनिया में कोई भी सब्सटेंस किस फॉर्म में होता है? 3 ही फॉर्म में तो होता है, या तो सॉलिड के फॉर्म में होगा, या तो लिक्विड के फॉर्म में होगा, या तो गैस के फॉर्म में होगा। और बाद में साइंटिस्ट ने ये 2 फॉर्म और निकाल दिया, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसके बारे में भी देखेंगे। जैसे कि पानी, जब उसको फ्रीजर में डाल देते तो क्या होता है? वो बर्फ बन जाता है, सॉलिड फॉर्म में है। फिर उसको जाके गैस पे रख दिए तो क्या हो गया? वो पिघलने लगा, मैटर, वो लिक्विड बन गया। अब उसको और गर्म कर रहे हैं तो क्या हो गया? पानी में उड़ रहा है ऐसे भाप बन के, तो गैस बन गया।
मतलब एक ही मैटर तीन फॉर्म में है। ओके, इसको देखते हैं चलो। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मेजरली बेस्ड ऑन टू फैक्टर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी। देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा आइस पार्टी आइस है, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसको तुम पिघला दिए तो फिर ये ऐसे बन गया, ऐसे ऐसे, ठीक। और फिर इसको और गर्म किए तो ये क्या हो गया, उड़ गया ऐसे हवा में। ओके, तो ये जो फोर्स से दोनों अटैच्ड है ना, ये दोनों, ये दिख रहा है अटैच्ड है ना, अटैच्ड। इसी को क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जैसे ग्रेविटेशन में तुम पढ़े होगे, टू ऑब्जेक्ट ग्रेविटी एक दूसरे से अट्रैक्ट करता है, तो वैसे ही यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जो दो मॉलिक्यूल्स है, दो मॉलिक्यूल्स, वो आपस, ये दो मॉलिक्यूल्स ये और ये आपस में जो अट्रैक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। और थर्मल एनर्जी, कोई भी जैसे कोई भी कॉन्स्टेंट मटेरियल है उसको गर्म किए, जैसे मान लो ये है तुम्हारा, ये कंटेनर है मान लो लोहा का, इसको गर्म किए, ऐसा ऐसा ये खोल दिए, तो चाहे नहीं खोले, चलो मान लो इसको गर्म किए, तो इसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है क्या, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, एकदम वो लगेगा एकदम रेडी होगा यहाँ से निकलने के लिए, जैसे ही खोलोगे वो निकलेगा ऐसे, राइट। तो वही है तुम्हारे क्या, थर्मल एनर्जी। थर्मल का मतलब ये हीट, गर्म। ओके, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी, क्या ये क्लियर है? थर्मल एनर्जी में जो गैसेस पार्टिकल्स हैं उसमें ज्यादा एनर्जी होता है, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में, ये तो अंडरस्टूड है। गैस पार्टिकल में एनर्जी हो तभी तो वो ऊपर जाएगा, ऐसे आगे बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा। इंटर सॉलिड में क्या करता है, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे दबा के रखता है, राइट, रखता है ना। फिर इसको थोड़ा सा गर्म किए तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम लोग तोड़ते हैं, क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं, तो फिर ये पानी बनता है, बर्फ से क्या बनता है, पानी। फिर इसको और गर्म करते हैं और तोड़ते हैं मॉलिक्यूल्स को, तो ये क्या करता है, ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम है, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है। यहाँ पे थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे थर्मल एनर्जी बहुत कम है। समझ में आ रहा है? ओके, तो इसी से डिटरमाइन करते हैं हम लोग कि कोई सब्सटेंस सॉलिड में है कि लिक्विड में है कि गैस में है। ये सॉलिड में है, इसका मतलब क्या है, इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है और थर्मल एनर्जी बहुत कम है। समझ में आया? सॉलिड्स, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम। एक फिक्स शेप है इसका और फिक्स वॉल्यूम है, ये इतना ही प्लेस ऑक्यूपाई करेगा, कहीं भी ले जाओ उसको, तो ये क्या होगा, सॉलिड होगा, ठीक है। दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी। इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, मतलब जो इसके दो एटम्स हैं, दो एटम्स हैं इसके, वो एक दूसरे को ऐसे दबा के रखे हैं, वो थर्मल एनर्जी से ज्यादा है। और जब इसको गर्म कर देंगे, मान लो ये नहीं होगा क्योंकि ये तो जल जाएगा, CO2 बन के उड़ जाएगा ऊपर, लेकिन अगर पानी या ऐसा कोई और सब्सटेंस लेंगे तो उसका जब गर्म करेंगे तो थर्मल एनर्जी, एक्चुअली में जब हम लोग किसी चीज को गर्म करते हैं तो उससे थर्मल एनर्जी को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। क्या ये सब पढ़ नहीं लोगे, दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच ये सॉलिड्स हैव हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड लोवेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ये तो समझाया तुमको अभी, समझ, ये सब रीडिंग कर लोगे ना, आगे बढ़ जाए। ओके, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना। डेंसिटी का मतलब क्या है, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। एग्जांपल के लिए एक हनी, मध का डब्बल है और एक पानी का है, दोनों को जमीन में ऐसे गिरा है, कौन सा इजीली फ्लो करेगा, पानी। अब इसको साइंटिफिक वे में बोलेंगे, पूछेंगे कि क्यों वो इजीली फ्लो करेगा और हनी इजीली फ्लो क्यों नहीं करेगा, तो क्या बोलेंगे, हनी का डेंसिटी ज्यादा है और वाटर का डेंसिटी कम है। डेंसिटी का मतलब होता है मास में वॉल्यूम, उतना ही वॉल्यूम में डेंसिटी का मास बहुत ज्यादा है और वाटर का उतना ही वॉल्यूम में मास बहुत कम है, ठीक है। देखो जैसे ये मान लो ये हनी है और ये वाटर है, अरे ये तो मास ज्यादा होगी, ये कम हो गया, इतना लिए, इसको भी इतना ही लेना पड़ेगा, ठीक है, बराबर बराबर है। इसमें बहुत सारे लोग को डाल दिए ऐसे ऐसे बस एक या दो रखे, इजिली कौन फ्लो करेगा, ये कि ये, इसमें मान लो कर रहे हैं तो ये आराम से ऐसे जाएगा आएगा कि ये जाएगा आएगा,
ये ना, इस क्लासरूम में तीन तीन लोग हैं मान लो हम लोग, और इस क्लास में 100 लोग हैं। 100 लोग में मूवमेंट आराम से होगा ऐसे ऐसे, या 3 लोग में होगा ऐसे ऐसे मूवमेंट? 3 लोग में। तो 3 लोग में डेंसिटी क्या है इसका? कम है। और जो 100 लोग आ जाएंगे तो डेंसिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि मास बढ़ गया ना। ये वॉल्यूम तो फिक्स है, घर का साइज बढ़ जाएगा क्या? ये जो 4 दीवार है इसका साइज बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा, मास बढ़ गया। अब समझ में आ रहा है मास का मतलब क्या होता है, इसमें कितने लोग हैं। ओके, ठीक है। सॉलिड, फिर गैस। गैस का इंडेफिनिट वॉल्यूम, इंडेफिनिट शेप। गैस को कहीं भी ले जाओ, उसको कंप्रेस कर दो पिस्टन लगा के, तो इतना ही में आ जाएगा। छोड़ दो तो पूरा भयानक स्पीड में बढ़ जाएगा। ओके, तो ये है गैस, इंडेफिनिट वॉल्यूम एंड इंडेफिनिट शेप, दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच थर्मल एनर्जी इज ग्रेटर देन IMF। यहाँ पे थर्मल एनर्जी क्या होता है? जो दो मॉलिक्यूल को ऐसे होल्ड करता है, देखो देखो दो मॉलिक्यूल है ना ऐसे, इसको जो होल्ड करता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और जो इसको तोड़ देता है उसको क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी। तो गैसेस पार्टिकल में थर्मल एनर्जी ज्यादा होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा? थर्मल एनर्जी। तभी तो थर्मल एनर्जी जब आ रहा है तभी तो इसको तोड़ रहा है। तोड़ रहा है तो ये क्या हो रहा है? ऐसे उड़ जा रहा है हवा में। और सॉलिड में क्या कर रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दबा के रख रहा है, नहीं जाने देंगे, पकड़ के रखेंगे। समझ में आ रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्सेस थर्मल एनर्जी। ओके, इसे रीडिंग कर लेना। ये जो समझाए वही चार्ट में बना के दिया हुआ है, कौन सा डेंसिटी ज्यादा होता है, कौन सा शेप किसका ज्यादा होता है, डिफ्यूजन, कंप्रेसिबिलिटी, यही है। इसको पढ़ लोगे, समझ में नहीं आएगा तो पूछोगे कल, ठीक है। अब देखो वही चीज जो तुमको समझाए, सॉलिड में ये आइस पार्टिकल है, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आइस का। इसको क्या किए? गर्म किए, मेल्ट किए, तो क्या बन गया? लिक्विड। लिक्विड को फिर और गर्म किए तो क्या हो गया? वेपराइज हो गया गैस में। फिर गैस को कंडेंस किया तो क्या बन गया? लिक्विड। ठीक है। और फिर लिक्विड को और ज्यादा फ्रीजर में डाल दिया, डीप फ्रीजर में सबसे ऊपर, तो क्या बन गया? आइस। समझ रहे हो साइकिल? अब तुम एक बात बताओ मुझे, इसी फेनोमेना पे बारिश भी होता है, रेनिंग। कैसे होता है बताओ? कैसे बारिश होता है? गर्मी के दिन में क्या होता है? वो इवापोरेट करता है। देखो समझो बात, यहां से शुरू करते हैं। मान लो ये समुंदर है, ये क्या है? ये क्या है? समुंदर या नदी, जहां से गर्मी में जून के महीने में इवापोरेट कर रहा है, पानी ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, ऊपर उठा, आसमान में गया। अब आसमान में क्या डस्ट पार्टिकल्स नहीं है? है ना, एयर पार्टिकल्स है। कुछ तो है, उसका मास एकदम 0.00 कुछ भी, 10⁻⁻20, 10⁻⁻7 कुछ तो है। तो जब एयर पार्टिकल्स ऊपर उठा, ठीक है, तो वहां पे उसको बेस बनाया। जैसे कि एग्जांपल के, रुक जाओ, समझो इस बात को, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मान लो ये कंटेनर है, ठीक है। मान लो ये एक, उसको तुम क्या बोलते हो हिंदी में, जिसमें तुम बनाते हो कुछ भी बनाते हो? मान लो तुम कुछ सब्जी बना रहे हो, मशरूम की सब्जी वगैरह। एक पतीला है, ठीक है, और उसके ऊपर कुछ रखते हो ना, से ढकते हो उसको, ढकते हो। तो जब यहाँ से इसमें डाल दिए पानी वानी सब मटेरियल, हमने जो भी डाल डाल दिए, यहाँ से हीट दिए। अब क्या होता है, 10 मिनट के बाद जब तुम इसको उठाते हो, ये प्लेट को, तो वहां पे पूरा पानी मिलता है ऐसे गिरता हुआ। तो पानी कहाँ से गया? पानी तो यहाँ डाले थे तुम, यहाँ नहीं डाले थे ना पानी। तो ये एयर पार्टिकल्स यहाँ से ऐसे से गए, गए ऊपर, और यहाँ पे क्या हुए? कंडेंस हो गए। अगर ये नहीं होता तो ये ऊपर भाग जाता है, ऐसे ऐसे भाग जाता है ना भाई। तो ये जब यहाँ पे कंडेंस हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ है जो उसको पकड़ा हुआ है ना। तो वैसे ही इस इन्वायरमेंट में ऊपर में डस्ट पार्टिकल्स है। ये प्लेट का काम कौन करता है? डस्ट पार्टिकल्स, धूल, ठीक है, और एयर पार्टिकल्स ऊपर में आसमान में। और फिर वो वहीं पे जाके जो गर्मी में, यहाँ जून जुलाई में महीना में जो गर्मी में ऊपर उठा वेपर, वो वहां पे जाके क्या करता है? कंडेंस हो जाता है। और फिर वहां से क्या होता है? अगस्त सितंबर में बारिश। अब समझ में आया कैसे बारिश होता है? पहले पता था? कहाँ, तो बता तो नहीं रहे थे तुम लोग। हाँ, बस यही बता रहे थे कि हाँ ऊपर जाता है फिर आ जाता है। लेकिन वो जो बेस बनता है, जैसे देखो ऊपर गया, यहाँ पे एक ऐसे मान लीजिए डस्ट पार्टिकल है, इसी के इर्द गिर्द ऐसे ऐसे क्या हुआ? कंडेंस हो गया। और फिर जब ये ऐसे ऐसे कंडेंस बहुत सारा हुआ, आपस में मिल गया, वही बादल बन जाता है। क्या बन जाता है? बादल। और फिर वही चलता है ऐसे ऐसे, और जहां पहाड़ या फिर कुछ और मिलता है, दो पहाड़ टकराता है तो बिजली तड़क जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो ये ऐसी था इंटरेस्टिंग, तो हम बता दिए तुमको, ऐसा कुछ वो नहीं है। पढ़ रहे हो तो मजे लेके पढ़ो, ऐसे नहीं कह रहे रट लिए कुछ भी, उसका एप्लीकेशन जानो जैसे। ठीक है,
तो वही चीज यहाँ पे किया, सॉलिड से लिक्विड में गया, लिक्विड से गैस में है, गैस से लिक्विड में है, लिक्विड से सॉलिड में है। ये समुद्र, समुद्र से गए ऊपर आसमान में, यहाँ पे फिर क्या है, डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल से फिर कंडेंस हुआ तो बारिश हो गया लिक्विड के फॉर्म में। ओके, और यही जब उधर हो जाता है कश्मीर तरफ तो क्या बन जाता है, बर्फ, स्नो एंड ऑल, तो ये सॉलिड। ओके, हो गया। अब देखो, अगर सॉलिड से सीधे गैस में जा रहा है, गैस से सीधे सॉलिड में आ रहा है, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कैंपर, कैंपर को तुम अगर यहाँ पे ऐसे रख दोगे, कुछ मत करो, वो धीरे धीरे अपने आप उड़ने लगेगा, कम होने लगेगा कैंपर। ओके, तो वो क्या हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है उसका। और फिर अगर वो सीधे गैसेस पार्टिकल से सीधे मान लो ये बन रहा है, ये स्नो इसका एग्जांपल है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, डीसब्लिमेशन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सॉलिड को हीट किया तो क्या हुआ, लिक्विड बना, लिक्विड को हीट किए तो गैस। अब देखो, जो तुम बता रहे थे कि हम लोग को पढ़ना यही तीन है, तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो यही तीन से आएगा। ओके, ये जो बोस आइंस्टाइन, ये प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, वो आगे बीएससी, एमएससी और पीएचडी में पढ़ना होता है। अब गैस को और ज्यादा हीट किए तो क्या बन जाता है, प्लाज्मा। समझ में आया, गैस को और ज्यादा हीट करते तो क्या बन जाता है, प्लाज्मा। बस ये समझ लो कि प्लाज्मा का मतलब क्या होता है, इतना ही के लिए ये जानोगे। प्लाज्मा इज ए स्टेट ऑफ मैटर कंसिस्टिंग ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल्स। जो बादल है वो क्या है, जो दो बादल टकराता है और जो वो तड़कता भड़कता है वो क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा का एग्जांपल है, ठीक है। देखते हो एकदम लाइटनिंग करता है एकदम ऐसे ऐसे, वो प्लाज्मा का एग्जांपल है, ठीक है। सॉलिड कांस्टेंट पार्टिकल देखो पास पास है ना, लिक्विड थोड़ा थोड़ा दूर हुए, ये तो ऐसे दिख रहा है कि बहुत पास पास में, गैसेस में और दूर हो गए, दूर हो गए। और प्लाज्मा में यही जो गैसेस है उसमें चार्जेस आ जाते हैं, तो छुए तो करंट मारेगा। हवा में करंट मारता है, कभी मार रहा है करंट, लेकिन वो जो जहां पे गिरता है वो बजर बोलते हैं सब देहाती भाषा में, बजर गिर गया वो खत्म, जिस पे गिरा वो खत्म। वो क्या गिरता है, प्लाज्मा गिरता है, समझे। इस देखो इसी का एग्जांपल है लाइटनिंग, सोलर विंड, ऑरोरा, ये फ्लोरोसेंट लाइट, न्यूक्लियर फायर, ये सब किसका एग्जांपल है, प्लाज्मा। ओके, अब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, सॉलिड को और ज्यादा कूल कर देगा, कूल कर देगा, वो क्या बन जाएगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। नॉट इंपॉर्टेंट, बस जान लो कहीं पर अगर कोई बोला तो ऐसा तुम बुद्धू ना बन जाओ कि प्लाज्मा क्या होता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है, कुछ पता ही नहीं है हमको, ठीक है। बाकी तुम्हारा जो सिलेबस है वो सॉलिड लिक्विड गैस ही है। ओके, चलो अब क्वेश्चन देखो, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज मिनिमल थर्मल एनर्जी। मिनिमम थर्मल एनर्जी किसमें होगा, थर्मल एनर्जी का मतलब क्या, गर्म, हीट करना। किसमें सबसे कम होगा, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, कि किसी में नहीं, सॉलिड में। सॉलिड में थर्मल एनर्जी कम है, तभी तो ऐसे बांध के रखा है, जहां पे थर्मल एनर्जी आए वो यहाँ पे उड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेट इफेक्ट ऑफ डैश एंड डैश डिसाइड द स्टेट ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का क्या स्टेट होगा वो कौन डिसाइड करेगा, हाँ, क्या वॉल्यूम और मास डिसाइड करेगा, उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कि ये जो दो पार्टिकल्स हैं उसमें फोर्स कैसा है, दोनों साथ में है कि दोनों दूर दूर है। अगर साथ में है तो सॉलिड बन जाएगा, और दूर दूर है तो गैस बन जाएगा, और थोड़ा सा दूर है तो लिक्विड बन जाएगा। समझ में आ रहा है, तो उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ना है तो क्या देना पड़ेगा, थर्मल एनर्जी, ठीक है। Which of the following thermal energy is greater than molecular attraction gases? क्लियर है सब। अब आगे बढ़ते, ये जो हम लोग पढ़े थे तो वो था फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल। अब ये पढ़ेंगे हम लोग केमिकल, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज बेस्ड अपॉन इट्स कंपोजिशन, क्या क्या से बना है वो, कंपोजिशन। एट द मैक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। देखो सबसे पहले तो ये सबका मैटर, ये सबका क्या है, पापा, मैटर, ठीक है। अब मैटर से ही सब निकलता है दुनिया में, तो मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किए, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। देखो पहले मिक्सचर को देखते हैं, मेड अप ऑफ मोर देन वन कंपोनेंट। मिक्सचर का मतलब है कि अपने नाम में मिक्सचर है। मिक्सचर खाते हो, उसमें क्या क्या रहता है, बादाम रहता है, दाल का दाना रहता है, और कुछ कुछ रहता है। तो मतलब जहां भी दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट किसी भी मिक्सचर में मिले हो उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर। ओके, और उसी का जस्ट अपोजिट है प्योर सब्सटेंस, जहां पे एक तरह का एलिमेंट हो या बहुत सारे एलिमेंट हो, लेकिन बहुत सारे
एलिमेंट हो या एटम हो वो एक फिक्स्ड कंपोजिशन में हो, अभी देखेंगे आगे, ठीक है। चलो आगे करते हैं। जैसे देखो आयरन, क्या ये आयरन का जो रॉड है, क्या हर जगह आयरन, यहां भी काटेंगे तो आयरन निकलेगा, यहां भी काटेंगे तो आयरन निकलेगा, कहीं से भी काटो क्या निकलेगा, आयरन। तो ये प्योर सब्सटेंस है। ओके, एग्जांपल देखो, डेफिनेशन बताएंगे अभी। H2O, अब तुम बोल सकते हो कि अरे सर यहाँ पे तो दो दो आ गया, ये कैसे प्योर सब्सटेंस है? इसलिए प्योर सब्सटेंस है क्योंकि ये सब कंपोजिशन हमेशा फिक्स रहता है। हाइड्रोजन का मास कितना है, 2, और ऑक्सीजन का कितना है, मतलब 1 है। हाइड्रोजन का मास 1 है लेकिन 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का 16। तो ये हमेशा 1:8 की रेशियो में रहेगा, रहेगा कि नहीं, 1:8। अब तुम पानी कहीं से लाओ, अपने घर से टैप वाटर लाओ, अंटार्कटिका से ले आओ या पैसिफिक ओशन से ले आओ, हमेशा वाटर का रेशियो कितना होगा, मतलब कंपोजिशन फिक्स्ड है। तो जहां पे कंपोजिशन फिक्स होगा वो क्या होगा, प्योर सब्सटेंस। या तो कंपोजिशन फिक्स हो या तो किसी एक तरह का पार्टिकल से बना हो। आयरन कितने पार्टिकल से बना है, एक तरह से, तो क्या होगा, प्योर सब्सटेंस। जो नेकलेस पहनती है लड़कियां गोल्ड का, वो कितने पार्टिकल से बना रहता है, एक पार्टिकल, सिर्फ गोल्ड। कहीं से भी काटो क्या निकलेगा, गोल्ड निकलेगा, तो वो क्या है, प्योर सब्सटेंस। अब जैसे मान लो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो वहां भी जैसे हटाओ H2SO4, CO2 को लो, क्या CO2 प्योर सब्सटेंस है, हाँ है। क्यों, क्योंकि ये भी एक डेफिनेट रेशियो में फिक्स रहता है हमेशा। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12, ऑक्सीजन का कितना है, 32, 16 है, 16 2 ऑक्सीजन है ना, 32, 4 3 12, 4 8 32। अब CO2 तुम कहीं से भी लाओ, CO2 का रेशियो हमेशा कितना रहेगा, 3:8। इसका मतलब ये प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, समझ में आ रहा है। O2 गैस, ये तो अपने आप में एक ही तरह का O2 है, तो ये क्या रहेगा, प्योर सब्सटेंस। समझ में आया ये। अब देखो मिक्सचर में क्या हो रहा है कि हम लोग कुछ भी कर दे रहे हैं, शुगर प्लस वाटर, कितना भी शुगर मन किया तो मिला देंगे, कितना भी पानी मिला देंगे, कुछ इसका माँ बाप नहीं, कितना भी डाल दो, तो ये क्या बन जाएगा, मिक्सचर। वाटर प्लस सॉल्ट प्लस जो, मतलब जो मन है वो डाल दो, कंकर डाल दो उसमें, पत्थर डाल दो, चीनी डाल दो, नमक डाल दो, ठीक है, और पानी डाल दो, उसमें थोड़ा सा और कुछ डाल दो और उसको मिला दो, ऐसे वो क्या बन गया, कोई रेशियो उसका फिक्स नहीं है, कोई उसका आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन क्या पानी पानी का आइडेंटिटी है, एक कंपोजिशन फिक्स है, वो अपने अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखा है, रखा है, तो क्या होगा, प्योर सब्सटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कभी ये देख के नहीं भागेंगे अरे इसमें अगर एक तरह का एलिमेंट है या एटम है तो वो प्योर सब्सटेंस होगा, एक से ज्यादा आगे तो प्योर सब्सटेंस नहीं होगा, नहीं। हम लोग क्या देखेंगे कि क्या उसका कंपोजिशन फिक्स है कि नहीं। अगर उसका कंपोजिशन फिक्स है, मतलब CO2 हमेशा 3:8 में ही आ रहा है, आता ही 3:8 में, क्या इसका एटॉमिक मास कभी बदलेगा, इसका बदलेगा। तो अगर हमको एटॉमिक मास नहीं भी पता है लेकिन ये पता है कि CO2 हमेशा CO2 ही बने, तो क्या प्योर सब्सटेंस रहेगा, रहेगा। ओके, देखो अब वही जो समझाया वही डेफिनेशन में अंग्रेजी में लिखा हुआ, डेफिनेशन के फॉर्म में। प्योर सब्सटेंस हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम मिक्सचर्स। ऑफ कोर्स मिक्सचर से अलग होता है प्योर सब्सटेंस। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, यही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, फिक्स्ड कंपोजिशन। CO2 का 3:8, H2 का 1:8 है। एलिमेंट्स, पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, जैसे आयरन, सिर्फ आयरन 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 आयरन, उसमें कुछ और मिलेगा तुमको, नहीं मिलेगा। तो एलिमेंट्स, पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। देखो आयरन, मरकरी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एसिड, ये सब क्या है, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स एग्जांपल, क्योंकि एक तरह के पार्टिकल्स हैं, एक तरह के एटम्स हैं। ओके, some elements such as sodium and copper contains atoms as their constituent particles, where in some other such as hydrogen, nitrogen, oxygen, the constituent particles are molecules which are formed by two or more atoms। वो बताए थे ऑक्सीजन हमेशा O2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो अनस्टेबल होता है, अगर ऐसी ऑक्सीजन को तुम करोगे तो। और जो ये कुछ कुछ मेटल्स हैं, आयरन, मरकरी, ये सब फ्रीली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ओके, आगे बढ़े। कंपाउंड, के कंपाउंड, अभी भी कंपाउंड को बताना पड़ेगा, व्हाट इज कंपाउंड, इतना बार कंपाउंड को बता दी तुम लोगों को। देख लो डेफिनेशन, देख लो, व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, देखो डिफरेंट एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन अ डेफिनिट रेशियो, यहां भी डेफिनिट रेशियो है। तो अगर डेफिनिट रेशियो में कंबाइन करते क्या इसका मतलब,
क्या समझ रहे हो तुम? ठीक है, आते हैं देखो. When two or more atoms of different elements combine together in a different ratio, the molecule of a compound is obtained. समझ में आ गया? वही जो हम हिंदी में बता रहे हैं वही अंग्रेजी में लिखा हुआ है. क्या ये सब याद कर पाओगे तुम लोग? बोर्ड एग्जाम में आएगा तो लिख पाओगे? हाँ, अपने से बना, कोई जरूरी नहीं कि ये लिखो तुम, अपने से बना के लिखो, मार्क्स मिल जाएगा. फोकस रखना है टिक मारने पे. एक क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शंस आते हैं एग्जाम में, जेई नीट में, उस पर फोकस करना है. ओके, जितना जल्दी हो सके सब खत्म करना है कहानी हम लोग को. ठीक है, हो गया. देखो एक एग्जांपल दिया है, हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से. इसको बैलेंस नहीं किया है क्योंकि देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, क्या एक ही ऑक्सीजन है ना. इसको बैलेंस कर दो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, ये क्या हो गया? बैलेंस. इसको आगे पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जब पढ़ेंगे तब जानेंगे कि अच्छा इसको बैलेंस क्यों करना होता है. इसीलिए अभी ये बैलेंस नहीं किया. ठीक है, थैंक यू. सेकंड पीडीएफ खत्म हुआ. कितना टाइम लगा बताओ? 10 मिनट. ऐसे पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं ना है. ये पीडीएफ मिलेगा तो क्या रिवाइज कर पाओगे? हो जाएगा. ठीक है, ओके देन, थैंक यू.